Assalamualaikum and welcome to Dawn Times। तो जनाब, दिस इज़ बेरेंडी मोंटेस्क्यू। आपको पता होना चाहिए कि मोंटेस्क्यू साहब जो थे, ये भी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले से इसने अपना थियरी प्रेजेंट किया था। अच्छा, इसका एक कोटेशन है, टू सक्सीड इन द वर्ल्ड वी मस्ट लुक फूलिश बट बी वाइज। कितनी बेहतरीन बात इसने अपनी कोटेशन में कही हुई है। तो आपको इनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, मोंटेस्क्यू साहब पे हमेशा से केपीपीएमएस में भी सवाल आता है। बाकी यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप उठा के देख ले तो उन लोगों ने भी मोंटेस्क्यू साहब से अपना बेनिफिट उठाया है। इसको एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी भी कहा जाता है। इसका जो ताल्लुक था वो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से था। अच्छा, रियलिस्ट कैसे कहते हैं? अगेन, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन के थ्योरीज को मतलब स्टडी किया होगा तो वहाँ पे भी आपको रियलिज्म एक थ्योरी देखने को मिलेगा। रियलिज्म थ्योरी का सिंपल आसान भाषा में डिफिनीशन तो चल इसका कुछ और है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताते चलूँ कि हमेशा से रियलिस्ट बंदा या रियलिस्ट या रियलिज्म वो फिलॉसफी है, वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें इंसान हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अभी मीडिएशन में इन्वॉल्व है बिटवीन ईरान एंड यूएसए। तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की फिक्र है, ताकि उनकी अपनी इंटरेस्ट्स प्रमोट हो। तो मतलब आजकल जो नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो चलते हैं, वो ना इमोशंस पे चलते हैं ना किसी के साथ पर्सनल ताल्लुकात से चलते हैं, बल्कि वो ममालिक के दरमियान उनके जो कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, मफादात होते हैं, फ़वाइद होते हैं, उन पे चलता है। अगर यूनाइटेड यू कैन से सॉरी अरब एमिरेट्स यूएई इसराइल को एक्सेप्ट करता है थ्रू इब्राहम अकॉर्ड, तो उनको पता है कि भाई मुझे इसराइल से अ, मतलब अगर मैं उनके साथ बेहतर ताल्लुक बनाऊंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। बाकी उन लोगों को पता है कि भाई फ़लस्तीन या गज़ा के मुसलमान हमारे लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो लोग रैशनल स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर है। वो देखते हैं कि चल ठीक है, मज़हब है, बैतुल मुक़द्दस है, गज़ा है, जो भी है वो अपनी जगह पे, लेकिन वो देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या नुकसान है, तो वो अपने फ़ायदे का सोचते हैं। तो रियलिज्म में भी इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है कि आपको हमेशा अपने इंटरेस्ट के हवाले से चीज़ों को देखना होता है। ठीक है। उसके बाद मतलब मैं आपको जो मेन चीज़ बताते चलूँ, मोंटेस्क्यू साहब पे जो प्रॉपर चीज़ें आप लोगों को समझनी है, इसका जो पॉइंट्स है, तो ये आपको बताते चलूँ कि आइडियोलॉजी क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स, मतलब यू कैन से कि आजकल यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी मोंटेस्क्यू साहब के फिलॉसफी या सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। पाकिस्तान का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेटिव है और इसके साथ साथ जुडिशरी है। तो तीनों आर्गन है ना स्टेट के। तो ये इसमें जो सेपरेशन है, फोकस फोकस क्या है, आपको जनाब फोकस मिला है सेपरेशन ऑफ पावर पे। अच्छा, ये आपके बताते चलूँ कि की वर्क्स, तो 1721 में उन्होंने कुछ खतूत लिखे थे, पर्शियन लेटर्स। ठीक है। लेकिन हमारा काम है इसकी फिलॉसफी को समझना। तो 1734 में कंसिडरेशंस ऑन द काजेज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ रोमन्स एंड देयर डिक्लाइन, ये बातें जस्ट आपको कोई हेल्प नहीं देगी, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस बंदे की जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये इन्होंने लिखा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ डेटा कंपाइल किया हुआ है। ये बंदा फिलॉसफी में भी है, तो आपको तो फिलॉसफी तो आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन आपका तो काम है पॉलिटिकल साइंस के साथ। तो इन स्लाइड में मैंने चूंकि फिलॉसफी के स्टूडेंट को भी आई एम टीचिंग एंड पॉलिटिकल साइंस के भी, तो मैंने आपको फिलॉसफी नहीं बतानी, मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस समझाना है, क्योंकि आपका काम पॉलिटिकल साइंस के साथ है। लेकिन अगेन आपको बताते चलूँ कि इसमें मैंने आपको और क्या चीज़ें बतानी है। ये असल में ये दो तीन स्लाइड फिलॉसफी रिलेटेड है। ठीक है। जैसा कि मेटेरियोलॉजिकल क्लाइमेट थ्योरी, इसका बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अभी मैंने आपको ये बताना है
कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डिस्पॉटिज्म, रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज। अभी इन तीनों का मैं आपको वैसे भी बताता हूँ, क्योंकि ये जॉर्गन्स आपको वैसे भी अगर पता हो तो ठीक है। बट द थिंग इज़ के जो मेन चीज़ मैंने आपको समझाना है वो यही है, वो इसका जो पॉलिटिकल थियरी है। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला लेजिस्लेटिव हो गया। अच्छा, ये अभी आप आ जाए फर्स्ट स्लाइड पे। So the main purpose behind his this theory to protect liberty of individual। अच्छा, फिर अभी कंसेप्ट पे मैं आपको बताते चलूँ। लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान में तीन आर्गन है। आपकी नेशनल असम्बली, सेनेट, प्रोविंशियल असम्बलीज, ये तमाम के तमाम लेजिस्लेचर्स है। इनको लेजिस्लेटिव बॉडीज कहा जाता है। उसके बाद चीफ एग्जेक्टिव, तो चीफ एग्जेक्टिव सूबे में आपका चीफ मिनिस्टर है, जबकि वफाक के सतह पे आपका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर सिविलियन चीफ एग्जेक्टिव भी है, ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव भी होते हैं, जैसा कि डीसी साहब होते हैं, वो भी एग्जेक्टिव में आते हैं, क्योंकि दे इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट। बट इसमें तो फ़र्क है, लेकिन मैं आपको स्टेट लेवल पे बताते चलूँ तो शहबाज शरीफ साहब को आप समझ सकते हैं कि ही इज़ अ चीफ एग्जेक्टिव। सुहेल अफरीदी साहब इज़ अ चीफ एग्जेक्टिव एट प्रोविंशियल लेवल। बट आपकी अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये तमाम के तमाम क्या है, इसका काम है एडजुडिकेशन। मतलब जो कोई भी लॉ पास होता है वो अदालत के पास चला जाता है, वहाँ पे उनको एडजुडिकेट किया जाता है, उनकी तशरीह की जाती है कि आया इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है, फंडामेंटल्स राइट्स के ख़िलाफ़ है। ठीक है। तो इस बंदे ने जो थियरी प्रेजेंट किया है, इसका काम था टू प्रोटेक्ट लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, आपने सुना होगा कि मुशर्रफ साहब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेट्स सपोज एक बंदा है, उनके हाथ में सब कुछ आ गया, अदालती इख्तियारात भी उसके हाथ में है, जुडिशल भी उसके हाथ में है, लेजिस्लेटिव भी उसके हाथ में है, तो वो डिस्पॉट बनेगा, वो डिक्टेटर बनेगा। मतलब वो न इंसानों को प्यार देखेगा, न ये देखेगा कि यहाँ पे इंसानी हुकूक की पामाली है, बल्कि उनके पास तो सब कुछ है, उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस का मतलब यही है, आपके घर में आपका बाप है, वो आप पे नज़र रखता है। मतलब आप अपने घर के छोटों पे नज़र रखते हैं, ये एक निज़ाम है। लेकिन अगर एक बंदा डिक्टेटर बने, वो कहता है कि मुझसे कोई पूछने वाले नहीं है, मेरा मन जो चाहे आई वॉन्ट टू डू, तो इनसे सोसाइटी में कयास बनेगा, डिस्टरबेंस बनेगा। कुछ लोगों को तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की हुकूक पामाल होंगे, इन्फ्रेंच होंगे। इसी वजह से इस बंदे ने कहा था कि प्रोटेक्ट, हमें बचाना है, महफूज बनाना है। तो आप तो बंदूक किसी पे रख के उनके राइट्स तो नहीं इंश्योर कर सकते, बल्कि आपने इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, आपने ऐसा निज़ाम बनाना है कि अदालतें अपना चेक एंड बैलेंस रखे पॉलिटिशियंस पे या लेजिस्लेचर्स ऐसे कानून बनाए कि मतलब उनसे अवाम को फ़ायदा हो। वही चीज़ें फिर जुडिशरी के थ्रू लोगों को इंसाफ मिले, या जज़ा मिले, या सज़ा मिले। और जो चीफ एग्जेक्टिव होते हैं, तो जब लेजिस्लेचर्स कोई कानून बनाते हैं, तो एग्जेक्टिव का काम है उनको इम्प्लीमेंट करना थ्रू ऑर्डर, ऑर्डिनेंस। ठीक है। या आप जो देखते हैं कि ये कानून पास हो गया, ये हो गया, 26 अमेंडमेंट को देख ले, 27 अमेंडमेंट को देख ले, पार्लियामेंट ने पास किया, इट्स द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। उसके बाद वही बिल या लॉ या एक्ट किसके पास चला जाता है, प्राइम मिनिस्टर के बाद वही फिर आगे मार्क होता है प्रेसिडेंट को, सेनेट को, सेनेट के बाद प्रेसिडेंट को डेफिनेटली, एंड देन टू वो लॉ बन जाता है, देन इट गोज टू रेलेवेंट कोर्ट्स, जुडिशरी के पास वही चीज़ चला जाता है। फिर जुडिशरी देखता है कि आया अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आईन पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मनाफी है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, तीन आर्गन, तीन बातें मोंटेस्क्यू साहब ने कही थी, बस यही बातें हैं। अभी मैं इस पर डिटेल देना चाहूँ तो मैं आपको 100 नहीं, 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री से। आप मौलवी तमीज़ुद्दीन केस देख ले, आप नुसरत भुट्टो केस देख ले, आप डोसो केस देख ले, आप आसमा जलानी केस देख ले। पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ लगे, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, वो तमाम चीज़ें, मेरा कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तान में हमेशा से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या आधा टाइम पाकिस्तान का डिक्टेटरशिप में गुजरा।
अयूब खान को देख ले, जियाउल हक साहब को देख ले, मुशर्रफ साहब को देख ले। तो अगर वाकई सेपरेशन ऑफ पावर होता तो फिर डिक्टेटर का क्या मजाल कि वो आके सिविलियन हुकूमत की, मतलब कभी आर्टिकल 58(2)(b का इस्तेमाल करके तो ये तमाम चीज़ें किया है। मतलब मोनोपलाइजेशन ऑफ पावर है या कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। असल में एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस आपको यूएस में नज़र आता है, यूके में नज़र आता है। ठीक है, इंडिया में भी आज तक कोई ऐसा सच मार्शल लॉ नहीं लगा सिवाय वंस 1975 में, जो कि एक इमरजेंसी नाफिज हुई थी। बट पाकिस्तान में देख लें, आए दिन आपको पता है कि वैसे बिहाइंड द सीन तो सब कुछ आपको पता है। मतलब कौन देखता है, बट डायरेक्टली मिलिट्री ने कितनी दफ़ा हुकूमत की वो भी आपको पता है। तो मोंटेस्क्यू साहब का यही मतलब है कि भाई ये तीन चीज़ें जो है ये आपस में सेपरेट होने चाहिए। अच्छा, वांट टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। बिल्कुल, लिबर्टी से किसे कहते हैं? अनरिस्ट्रेन्ड लाइसेंस टू क्राइम विदाउट लॉ। अच्छा, आपको पता है लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि आपका मन जो चाहे यू वांट टू डू, नो, ऐसा नहीं है। लिबर्टी का मतलब यही है ना कि वो कहते हैं ना, एक आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपकी लिबर्टी वहां पे खत्म होती है जब अगले बंदे की या बंदी की नाक, नोज स्टार्ट होती है। मतलब यही है, आपको हक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बस आपके मन में जो कुछ आए आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, रिलीजियस या फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ आप जो बकना चाहे वो कहे। ऐसा नहीं होगा सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे, ऐसा नहीं चलता। न ऐसा होता है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में। यू हैव राइट टू क्रिटिसाइज समवन, बट इट इज़ इन अ प्रॉपर डोमेन। आपका मेथड होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। यू हैव राइट टू क्रिटिसाइज, बट आपका क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। उनसे कोई बेहतरी आए, कोई चेंज आए, कोई रिफॉर्म आए। प्रोपेगेंडा, एब्यूज, ह्यूमिलिएशन, इस पे फिर आप पे डेफिनेटली पे का एक्ट लगेगा। जब पे का एक्ट लगेगा तो डेफिनेटली शायद आपको एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में बुलाया जाए, मिलिट्री कोर्ट्स में बुलाया जाए। वहाँ पे देन यू विल बेयर द रिपरकशंस। तो द थिंग कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ कहे, आपने बस किसी चीज़ को ख्वाब में देखा, इज्यूम किया, गेस किया, आपके दिमाग में जो कुछ आया अपने कमअक्ली की वजह से या अपने नॉलेज के हिसाब से। हर बंदा आजकल यही समझता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ आता है, बट ऐसा नहीं चलता। जो लोग अपने मकाम तक पहुंचे होते हैं उनके बिहाइंड बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत एफर्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से सो लास्ट मंथ में पीटीए ने भी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये रिक्वेस्ट की थी आवाम को, जर्नलिस्ट को, कि आप अपने लिए एजम्पशन ना बनाएं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। बट आप जो जिनका काम है, ब्यूरोक्रेट्स का काम है, फॉरेन ऑफिस का काम है, वो जाने, उनका काम जाने, वो बेहतर जानते हैं, उनका काम है, उनकी एक्सपर्टी है। यहाँ पे तो कोई मतलब एक आम सा बंदा, एक जाहिल बंदा जिसको एबीसी के पॉलिटिक्स का नहीं पता, वो भी आके अगर डिबेट करना चाहे, वो भी पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट करे, वो भी पॉलिटिक्स पे अपने एनालिसिस देना चाहे, इनसे क्या बनेगा? कयास, डिस्टर्ब एंड कंफ्यूजन बनेगा। तो इसी वजह से लिबर्टी को आपने भी, कुछ हद तक तो लिबर्टी ठीक है, बट इट विल बी, मतलब इट विल बी रेगुलेटेड थ्रू सम लॉज। ठीक है। अच्छा, इफ यू गिव सच लिबर्टी देन इट मीन यू आर लाइसेंसिंग देम टू द क्राइम। तो पाकिस्तान में देख लें आप, मजाल है कि दुबई में आप कोई वीडियो बनाए ईरान के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आपका मन जो चाहे, यू वांट टू डू सो यू कैन। बट जब आप पे वो कहते हैं ना कि जब बारी आपकी आ जाती है तो फिर चीखें भी आसमान तक पहुंची है। द थिंग विच इज़ वेरी सिंपल कि लिबर्टी तो मिलना चाहिए, लेकिन इतना लिबर्टी भी नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू कि डेफिनेटली इट विल, मतलब इट्स लाइक ए लेसन्स टू क्राइम। ओके, आगे आप देख ले, नो एनार्की बट लॉ शुड बी प्रेजेंट, लॉ विल बी ऑफ गुड फॉर्म एंड मॉडरेट, गवर्नमेंट विल मेक गुड लॉज। अच्छा, तो यही तो बिल्कुल सिंपल है इसका कि हुकूमत का काम यही है कि वो अच्छे कवानीन बनाएंगे, अच्छे लॉज बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल सेंस हैज़ टू थिंग्स। यहाँ पे जो आप देखते हैं पॉलिटिकल सेंस में दो चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट कोने पे, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो ठीक है, हुकूमत का काम है स्टेट का रेट कायम करना, बट ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल,
मतलब अभी आपका मर्जी है, आप डाउन टाइम से क्लासेस लेना चाहे, आप आईसीएस से लेना चाहे, आप नोआ से लेना चाहे, आपकी मर्जी है। किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो आपको कन्विंस करे इस बात पे, झूठ से या मतलब किसी भी फॉर्म से नहीं। ये आपका हक है, आपका राइट है, आप जिससे सेटिस्फाइड है, मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपका लिबर्टी है। लेकिन आपको ये हक हासिल नहीं है कि फिर आप उठ के, अगर आप किसी से सेटिस्फाइड नहीं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर कोई बंदा उठ के प्रोपेगेंडा करे, उनके खिलाफ अब्यूज़ करे, फेक न्यूज़ फैलाए, डिस इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए, तो फिर डेफिनेटली दे विल आल्सो कंसल्ट लॉ। ठीक है, लीगल लॉ। सो फिर कानून हरकत में आएगा सिंपली। तो ये चीज़ें, इसके बाद दीज टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये नीचे जो लिखा है कि पॉलिटिकल सेंस में तो दो चीज़ें हैं, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल भी है, बट एट द सेम टाइम राइट ऑफ द स्टेट भी है। लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी शुड बी सेपरेट, हैव चेक एंड बैलेंस ऑन ईच अदर। बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप तीनों को एक दूसरे पे नज़र रखेंगे तो ये सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर आपने जुडिशरी को इतना एम्पावर्ड किया कि वो कहे कि हम भी अनटचेबल है, एग्जीक्यूटिव कहे कि हम भी अनटचेबल है, लेजिस्लेचर्स कहे कि भाई हम भी अनटचेबल है, हम पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, तो फिर आपको वही हाल देखने को मिलता है जो कि आजकल पाकिस्तान में है। ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेचर कौन होते हैं, ये बातें मैंने आपको कही भी। मस्ट हैव बैलेंस लेजिस्लेटिव, पुअर आल्सो नीड अ सेपरेट इलेक्टोरेट, and which also needs separate one. For balance, both will check each other in the parliament. So laws making from this moderate parliament will be good and balanced. लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो आपके पास जब पैसा ना हो, आपके पास फॉर्चूनर्स ना हो, गार्ड्स ना हो, आपको तो इलेक्शन कमीशन टिकट तक नहीं देता। तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती भी है कि आपके पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं जो कि मैग्नेट्स है, जो कि बिजनेस टाइकून्स है, जो कि इन्फ्लुएंशियल्स है, फ्यूडल लॉर्ड्स है, कैपिटलिस्ट लोग हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर ऐसे ममालिक में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, बल्कि पैसे का राज होता है। ठीक है, ये हकीकत है। इस पे मैं इसलिए डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर सरकारी लोग को में अगर आपने आना है, आपने ब्यूरोक्रेट बनना है, तो इस तरह की चीज़ें फिर मतलब पसंद नहीं की जाती। बिगर लेवल पे वो समझते कि भाई ये लोग तो हमारे लिए चैलेंजेस बनाएंगे, इश्यूज बनाएंगे, इस तरह के लोगों को वो डिस्करेज करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट द थिंग इज के आपको समझना है कि पाकिस्तान में आप नज़र लगा के देख लें तो आपको सब के सब तकरीबन 90% लोग यही मिलेंगे, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन, बाकी पॉलिटिकल लिनिएज, रिलीजियस लिनिएज। ठीक है, आपको गिलानी मिलेंगे, मखदूम मिलेंगे, भुट्टो मिलेंगे, शरीफ फैमिली मिलेंगे, वली फैमिली मिलेंगे। तो द थिंग इज़ कि ये लोग तो 70 साल 70 साल से बैठे हैं, अभी तक वो लोग हैं, उनके बेटे, उनके आगे नस्लें भी हमारे पॉलिटिशियंस होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मोंटेस्क्यू साहब कहते हैं कि जब बैलेंस लेजिस्लेशन होगा तो वो तब पॉसिबल है ना कि जब आपके पुअर लोग, मतलब डाउन ट्रोडन पीपल, गरीब लोग, अमीर लोग एक टेबल पे बैठेंगे, तो डेफिनेटली बोथ का, दोनों का इंटरेस्ट प्रिजर्व होगा। अच्छा, आगे देखिए, किंग विल implement and execute these laws through his ministers. King can veto and parliament can interference in king executive system. Okay, classified government in three system: republic, monarchy, despotism. अभी रिपब्लिक क्या है? फॉर फ्यू पीपल रूल। अच्छा, जब चंद वो कहते हैं ना कि पैसों वाले लोग, शाही लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग हुकूमत करेंगे, उसको एरिस्टोक्रेसी हम कहेंगे, एरिस्टोक्रेट्स कहेंगे। जबकि मोर पीपल रूल, तो इसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। तो रिपब्लिक में भी आपको यही मिलता है। ठीक है, जबकि मोनार्की देख ले तो मोनार्की आजकल सऊदीया में आपको मिलता है, दुबई में मिलता है। अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन थ्रू एस्टेब्लिश्ड लॉज। लॉज आर मेड फॉर किंग बाय नोबल्स, हाउस ऑफ लॉर्ड इन यूके। किंग रन हिज गवर्नमेंट थ्रू दीज लॉज। वी नीड परफॉर्मेंस एंड किंग नीड ऑनर। तो सिंपल है। यूके में आप देख ले, चल कुछ ममालिक में तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल है ना, वो चलती है, लेकिन यूके में मोनार्क का, क्वीन का या किंग का, तो उनके पास वो कहते हैं ना कि मच्छर का दम भी नहीं होता। मतलब वो तो अभी जस्ट यू कैन से टिटुलर है, मतलब उनके पास कुछ नहीं है।
हाँ, वो अलग बात है कि वो अपना जीडीपी का 1% स्पेंड करते हैं मोनार्की पे। वो असल में ना साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाहते हैं यूके वाले, कि हमने पूरी दुनिया पे राज किया, तो अभी वो कॉमनवेल्थ नेशन के जरिए मतलब उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं जो कि अभी भी वो डिक्टेट करना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशली अपने कॉलोनियल मतलब लोगों को, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये नेपाल, भूटान, इस तरह के ममालिक, ठीक है, मेनली। सो आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक किसे कहते हैं। तो जब चंद लोगों का होगा तो एरिस्टोक्रेसी, ज्यादा लोगों का होगा तो डेमोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, मोनार्की का तो बताया, यूके का मिसाल दिया। यूके में भी दो हाउसेज है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है, एक हाउस ऑफ कॉमन है। यूएस में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी सेनेट है, उनको वैसे कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है एंड हाउस, ठीक है। लेकिन द थिंग यहाँ पे आपको जो चीज़ बताने के लिए वो है कि डिस्पोटिज्म अभी क्या है, गवर्नमेंट बाय 1% बट नॉट थ्रू एस्टेब्लिश लॉज। तो जब लॉज नहीं होंगे तो डेफिनेटली अ किंग इज़ द लॉ। मतलब जो किंग, उनके मर्जी है, जो वो कुछ करना चाहे, बेशक एक टाइम पे 1,000 बंदों को फांसी लगा देना चाहे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये किंग की मर्जी है, उनके मूड पे डिपेंड करता है। व्हाट द किंग वांट्स विल बी डन, नो लॉज विल बी एस्टेब्लिश बाय नोबल्स, ठीक है। आपको मुगलों के टाइम पे वैसे देखने को मिलता है, उसमें एक था अहमद शाह रंगीला, वो जब चाहता था अपने दरबार में अपने मिनिस्टर को कहा कहा करता था कि भाई जाओ, सब खवातीन के लिबास पहनो, वापस आ जाओ। कभी मतलब उनसे अजीब अजीब मसखरे वो करवाना चाहता था। तो ये किया था, उनके पास ताकत था, मिनिस्टर थे या उनके जो रियाया थे, जो लोग थे, देवर ओब्लेज्ड, मतलब उनकी मजबूरी थी बात माननी थी, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये डिस्पोटिज्म है इन शॉर्ट। सो इट्स गवर्नमेंट गवर्निंग प्रिंसिपल इज फेयर। मोंटेस्क्यू फेवरेट सिस्टम इज इलेक्टेड मोनार्की। मोंटेस्क्यू का जो फेवरेट सिस्टम था वैसे वो इलेक्टेड मोनार्की था। बट आपको वो असल में तीन चीजें बताना चाहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह होता है, किस तरह होना चाहिए। तो असल में यही था आपका theory। बाकी एंड पे अगर आपको बताते चलूँ, ये तो चल वो है ना कि कौन सा वाला है। अच्छा, रिपब्लिक के हवाले से, तो रिपब्लिक में फ्री सिटीजन्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। पाकिस्तान का मिसाल देख ले, यहाँ पे हम आज़ाद है, हम अपने नुमाइंदों को पीटीआई को वोट देना चाहे, नून को देखना चाहे, आपकी मर्जी। प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रांग सेंस ऑफ सिविल वर्च्यू एंड पब्लिक स्पिरिट। आवाम की मर्जी है, जिस पॉलिटिशियन, जिन लोगों को, जिन पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहे, सो दे कैन। Montesquieu regarded it as a blend of aristocracy and democracy, जबकि monarchy में government by one man tempered by countervailing influence of the intermediary powers such as parliament, nobility and clergy। तो आप देख ले, ईरान में वैसे सुप्रीम लीडर का जो कंसेप्ट है, लेकिन केएसए में देख ले, एमबीएस को देख ले, ठीक है, वहाँ पे जो सऊद खानदान है उन लोगों की चलती है ना। बट अगेन मेन थिंग क्या है, मेन थिंग आपको जो इस क्वेश्चन में, चूंकि ये फिलॉसफी का पार्ट है, लेकिन मैंने उनसे भी आपको दो तीन पॉइंट्स बता दी। एंड पे आपको सिपरेशन ऑफ पावर, अगर आपने पेपर में पास होना है, पेपर में चीज़ों को समझना है, इन तीन में आपने सिपरेशन डालनी है। लेजिस्लेचर कैसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कैसे कहते हैं, जुडिशरी का क्या काम है। वैसे ये तो मैं आपको लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव पे अलग अलग टॉपिक भी है पॉलिटिकल साइंस में, जुडिशरी पे भी अलग से एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है। बट तीनों में फ़र्क क्या है, इसका क्या काम है बता दिया, इसका क्या काम है बता दिया, इसका क्या काम है बता दिया। ये आप टॉप लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सूबे के लेवल पे भी, ज़िले के लेवल पे भी, तहसील के सतह पे भी, ठीक है। तो आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही था जनाब, सेपरेशन ऑफ पावर। बहुत आसान था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। लेगेसी, लेगेसी का क्या मतलब है कि भाई इसने जो बातें कही थी, इसका कोई सर पैर है। तो आप कह सकते हैं कि ये जनाब है, लेगेसी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के सिलेबस का हिस्सा है इंशाल्लाह। इसमें से तीन चार टॉपिक्स मैंने आपको करना है। यूएस कांग्रेस पे, पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पे, दुनिया का सबसे छोटा शार्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स है, पाकिस्तान में 280 है, ठीक है। तो यही इसका लेगेसी था। इस क्वेश्चन को आपने सम अप इस तरह करना है कि मॉन्टेस्क्यू साहब ने तीन चीज़ों पे बात की है,
लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, तीनों का काम किया है। तीनों अगर सेपरेट होंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा? तीनों अगर एक साथ मर्ज होंगे, डिस्पोटिज्म होगा, तो डेफिनेटली वन मैन रूल होगा, वन मैन शो होगा। तो इनसे फिर मसाइल जन्म लेंगे। आज नॉर्थ कोरिया में देख ले, आज आप चाइना में देख ले, आप मतलब आप देख ले रिपब्लिक कंसेप्ट को या सेपरेशन ऑफ पावर यूएस में देख ले। तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट को भी अकाउंटेबल ठहराया जाता है, उनको इम्पीच किया जाता है। यूके को देख ले, इंडिया को देख ले, तो ये मल्टीपल एग्जांपल है। अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बेस्ट नॉलेज, बट कंसेप्ट यही था एंड इट्स एनफ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछे प्लीज। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। हेलो। यस सर, क्लियर है सर। इज इट इजी? यस। आपको सर समझ आ मेरे गया? पास मैंने तो थोड़ा सा। बहुत कोशिश की जल्दी जल्दी में आपको, मैंने कहा ना कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको समझा सकूं। इनसे सिंपलर फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म, कंसाइज फॉर्म, एब्रिज फॉर्म, मुझे लगता है कि मैंने खुद भी किसी भी टीचर से ना सीखा था, ना मुझे लगता है कि मैं कभी सीखूंगा, क्योंकि आप, मेरा काम है आपको मुश्किल काम आसान बनाना। तो मैंने आपको मोंटेस्क्यू साहब के हवाले से जितनी भी बातें थी, उनमें एक ही चीज़ है, एक ही बात है जो काम की है, और वो यही है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर के लिए हवाले से आप अपने दिमाग में पाकिस्तान रखें, आप अपने दिमाग में यूएस रखें, आप अपने दिमाग में यूके रखें। ठीक है, दुनिया में किस मुल्क की जुडिशरी बहुत मजबूत है? आप स्कैंडिनेवियन ममालिक को देख लें। अच्छा, यूएस सदर के पास ये इतना ताकत क्यों है? वो क्यों एग्जेक्टिव है? वो जो चाहे, कभी ईरान पे अटैक करता है, कभी वेनेजुएला के सदर को उठाता है। ठीक है, तो वो एग्जेक्टिव है, उनके पास ताकत है। लेजिस्लेचर यही है कि पाकिस्तान के आइन में आपके सियासतदान के भी आर्टिकल 26 अमेंडमेंट पास करा देते हैं, कभी 27 अमेंडमेंट। लेकिन उसको भी आगे जब अदालत में भेजा जाता है, तो अदालत अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है कि भाई इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे लिए मसला बनाए। तो ये चिक एंड बैलेंस है। चिक एंड बैलेंस का सिंपल मतलब यही है कि अगर आप पे कोई, मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक स्कूल का मिसाल ले लें। अगर स्कूल में टीचर है, तो टीचर ने किस पे नज़र रखने? क्लासरूम पे। टीचर पे कौन नज़र रखेगा? हेडमास्टर। लेकिन हेडमास्टर पे भी तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए ना कि उनको भी अकाउंटेबल बनाएं। तो उन पे कभी एसडीओ आता है, कभी ईडीओ आता है, कभी मॉनिटरिंग वाले आते हैं कि भाई आप बताओ आपके स्कूल का, कॉलेज का क्या काम है, क्या फंक्शन है, एग्ज़ाम कब है, ये वो। अगर यहाँ पे मुझे आप बताओ कि टीचर से कोई पूछने वाले ना हो, तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? हेडमास्टर से कोई पूछने वाले ना हो, देन हाउ एजुकेशन विल वर्क, हाउ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी विल रन। तो ये, मुझे ये बंदा इसी वजह से पसंद है, क्योंकि इस्लाम भी तकरीबन आपको ये हुक्म देता है कि हर काम में बैलेंस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। जिस बंदे का जो काम है वो उसको मिलना चाहिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। 10 मिनट्स बाद एक और क्लास है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन सो यू कैन। थैंक यू।